Bismillahirrahmanirrahim. Let's start the midterm of MTH 401 differential equations. आपके MCQs शॉर्ट लॉन्ग सारा कुछ ही हो जाएगा। बेसिकली तो मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो जो बातें उनमें मैं करूंगा वो आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और MCQs वो ऑलमोस्ट उसी में से आएंगे इंशाल्लाह। डिफरेंशियल इक्वेशंस हम उन इक्वेशन को बोलते हैं जिनमें डिफरेंशियल ऑपरेटर आ जाता है। अब डिफरेंशियल ऑपरेटर में फिर आगे दो बातें आ जाती हैं कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं। अगर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों एक एक ही हैं तो फिर इस इक्वेशन को हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। लेकिन अगर डिपेंडेंट तो एक ही है लेकिन इंडिपेंडेंट एक से ज़्यादा आ गए तो फिर इस इक्वेशन को हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। फिर आगे आ जाती है क्लासिफिकेशन इसकी, सॉल्यूशन। क्लासिफिकेशन में क्या चीज़ आ जाती है कि ऑर्डर कैसा है, डिग्री कैसी है, लीनियर है, नॉन लीनियर है। ऑर्डर का मतलब ये है कि उस इक्वेशन में बड़े से बड़ा डेरिवेटिव कौन सा आ रहा है, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन। जैसे पहली इक्वेशन में आपको नज़र आ रहा होगा कि d2y/dx² आ गया है, तो इस इक्वेशन का ऑर्डर 2 है। और इसी ऑर्डर की फिर आपने पावर चेक कर लेनी है, उसको हम डिग्री कहते हैं। अब देखें ये फर्स्ट इक्वेशन में d2y/dx² की पावर है 1, तो इसका मतलब है इसकी डिग्री 1 होगी। अब सेकंड इक्वेशन जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें मैक्सिमम जो डेरिवेटिव है वो फोर्थ ऑर्डर वाला आया हुआ है, करली 4y भी करली x 4, तो ये फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन कहलाएगी। और क्योंकि इसकी पावर 1 है तो इसकी डिग्री भी 1 होगी। डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन की काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, तो एक ऐसा सॉल्यूशन जो सारे सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट कर रहा था उसको हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन उसी जनरल सॉल्यूशन में से अगर आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव कर दें फिर उस सॉल्यूशन को हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। फिर कंडीशंस, इनिशियल कंडीशंस होती हैं, बाउंड्री कंडीशंस होती हैं। तो जिस क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन आई हुई हो उस क्वेश्चन को हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, और जिसमें बाउंड्री कंडीशन आई हुई हो उसको हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बोलते हैं। अब इनिशियल कंडीशन क्या है, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू एक ही है आपके पास तो फिर वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहलाती है। और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ एक से ज़्यादा हैं तो फिर हम उसको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आपने ये जज करना है उसका ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, लीनियर है या नॉन लीनियर है। ये चेक करने के बाद आप सबसे पहले ये देखेंगे कि वो इक्वेशन सेपरेबल है या नहीं है। अगर सेपरेबल है तो ठीक है, उसका मेथड अप्लाई कर दें। मेथड भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। अगर सेपरेबल नहीं है तो आप उसको सेपरेबल बना लें, और सेपरेबल बनाने के बाद सेपरेबल वाला उस पर मेथड अप्लाई कर रहे हैं। आप फ़र्ज़ करते हैं सेपरेबल भी नहीं है, और जब सेपरेबल नहीं है तो सेपरेबल बन भी नहीं रही, तो फिर आप क्या चेक करेंगे, फिर आप ये चेक करेंगे कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है। अगर होमोजीनियस है तो होमोजीनियस का मेथड अप्लाई कर लेंगे, होमोजीनियस नहीं है तो फिर हम उसको होमोजीनियस बनाएंगे। अब होमोजीनियस का पता कैसे चलता है, आप फर्स्ट एग्जांपल पे गौर करें। f(x)y = xy होल डिवाइडेड बाई x² प्लस y²। अब इसमें आपको पावर सब की 2 नज़र आ रही होगी। जैसे न्यूमरेटर में x की पावर 1 है, y की 1 है, इकट्ठी करेंगे 2 बन जाएगी। डिनोमिनेटर में देखें x² और आगे y², यानी कि दोनों की पावर 2 तो इस तरह की इक्वेशन को हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अगर फ़र्ज़ करते हैं डिनोमिनेटर में पावर x² की जगह x³ हो जाती तो फिर ये नॉन होमोजीनियस होनी थी, फिर हमने इसको होमोजीनियस बनाना था पहले। और होमोजीनियस बनाते हम कैसे हैं, उसके लिए आपने देखना है कि 2 केसेस हैं, उनमें से कौन सा केस अप्लाई हो रहा है। जैसे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऊपर लिखी हुई नज़र आ रही है, dy/dx = a1x + b1y + c1 होल डिवाइडेड बाई a2x + b2y + c2। तो c1 और c2 को फ़िलहाल आप जहन से निकालें, क्योंकि इन्हीं की वजह से वो होमोजीनियस नहीं थी। अगर ये 0 0 होते तो फिर ये होमोजीनियस होती। बहरहाल आपने देखना है कि जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है वो दोनों एक दूसरे का मल्टीपल तो नहीं बन रहे। अगर मल्टीपल बन रहे हैं तो फिर आप और केस अप्लाई करेंगे, जिसको इन्होंने इधर केस 1 लिखा हुआ। अगर मल्टीपल नहीं बन रहे तो फिर आप उसमें स्मॉल x = कैपिटल X + h और स्मॉल y = कैपिटल Y + k ये मेथड अप्लाई करेंगे। सेपरेबल और होमोजीनियस के अलावा आप ये भी चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। अगर एग्जैक्ट है तो एग्जैक्ट वाला मेथड अप्लाई करेंगे, तो बहुत ईजी मेथड है।
एग्जैक्ट का पता कैसे चलता है? स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन की अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, आप एम को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू वाई, एन को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर दोनों का आंसर आया सेम तो इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगी। अगर सेम नहीं आ रहा तो फिर वो नॉन एग्जैक्ट है। फिर हम क्या करते हैं, नॉन एग्जैक्ट को हम एग्जैक्ट बनाते हैं। जैसे सेपरेबल नहीं थी तो आपने सेपरेबल बनानी थी, नॉन होमोजीनियस थी तो आपने होमोजीनियस बनानी थी। इसी तरह अगर नॉन एग्जैक्ट हो तो आप उसको एग्जैक्ट बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट बनाने के लिए आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज़ करना होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के एमसीक्यूज शॉर्ट लॉन्ग पेपर में मस्ट आते हैं, इसके बगैर आप समझ लें डिफरेंशियल इक्वेशन का पेपर इनकम्प्लीट है। बहरहाल ये मैं आपको आगे डिटेल में बता दूंगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन कौन से होते हैं, फाइंड किस तरह करते हैं और उनको अप्लाई करके हम इक्वेशन को एग्जैक्ट कैसे बनाते हैं। फिर चौथी बात आपके पास आ जाती है कि क्या इक्वेशन लीनियर है या नहीं है। अगर लीनियर है तो लीनियर वाला मेथड अप्लाई करें और सिंप्लीफाई कर दें। अगर लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है, तो उसको हम बर्नौलीज इक्वेशन कहते हैं, या आप नॉन लीनियर जहन में रख लें तो आप नॉन लीनियर को लीनियर बना देंगे। ये भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से ही बनेगी। बर्नौली और लीनियर में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि बर्नौली में आपके पास इक्वेशन के राइट साइड पे y या उसकी कोई पावर आई हुई होती है, उसको आपने किस तरीके से ख़त्म करना तो वो लीनियर बन जाएगी। तो बहरहाल मुख्तसर बात क्या है कि सबसे पहले आप देखेंगे सेपरेबल है या नहीं है। सेपरेबल है तो मेथड अप्लाई करें, सेपरेबल नहीं है तो सेपरेबल बना लें। दूसरा आप ये देख सकते हैं होमोजीनियस है या नहीं है। होमोजीनियस है तो उसका मेथड अप्लाई करें, होमोजीनियस नहीं है तो उसको बना लें। थर्ड क्या है जी, एग्जैक्ट है या नहीं है। अगर एग्जैक्ट है तो ठीक है, उसका मेथड अप्लाई कर दें। अगर एग्जैक्ट नहीं है तो आप उसको एग्जैक्ट बना लें। और चौथी बात क्या थी, लीनियर है या बर्नौली है। लीनियर है तो मेथड अप्लाई करें, बर्नौली है तो उसको लीनियर बना के लीनियर वाला मेथड अप्लाई कर लें। इसी तरह सिर्फ अब एक बात रह जाती है, वह ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन फाइंड करनी। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो एक आमतौर पर इम्प्लिसिट इक्वेशन बन रही होती है और उसमें सी जो पैरामीटर है वो फैमिली ऑफ कर्व्स को शो करता है। ये जो हमें एग्जांपल दी हुई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स, जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं हमारे पास आता है 2x प्लस 2y डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू सी। तो c की वैल्यू जो है वो हम अपनी गिवन इक्वेशन में से फाइंड करके यहाँ पे पुट करके इसको सॉल्व करेंगे और डी वाई डी एक्स निकाल लेंगे। फिर उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कंसीडर करेंगे तो इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी बन जाएगी। ये आपको ग्राफ में ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज नज़र आ रही होंगी। अब हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उन क्वेश्चन को आपने इंतहाई गौर से देखना है। वाई प्राइम प्लस वाई इंटू कोटेंजेंट एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो वाई प्राइम को आप डी वाई डी एक्स लिख लें, इक्वेशन बन जाएगी डी वाई डी एक्स प्लस वाई कोटेंजेंट एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होती है डी वाई डी एक्स प्लस वाई, यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स होता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, और राइट साइड पे भी फंक्शन ऑफ एक्स ही होगा। तो यहाँ पे वाई को छोड़ के जो कुछ आपके पास बचा हुआ है उसको आप ई की पावर में रख के इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास जो चीज़ आएगी वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगी। अब जैसे देखिए यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कोटेंजेंट एक्स, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा बनेगा ई रेस्ट पर इंटीग्रल ऑफ कोटेंजेंट एक्स। अब कोटेंजेंट को आप इंटीग्रेट कर लें, काज ओवर साइन करेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स आ जाएगा और ई और नेचुरल लॉग कैंसिल हो जाएंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल आएगा साइन एक्स। तो इक्वेशन स्टैरिक या वन कोई भी आप नाम दे लें, उसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन स्टैरिक बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगी साइन एक्स डी वाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कोटेंजेंट एक्स। अब यहाँ पे कोटेंजेंट काज ओवर साइन हुआ, साइन साइन कैंसिल हो जाएंगे। इक्वेशन बन जाएगी साइन एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई कॉज एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। अब ये जो लेफ्ट साइड आपके पास आई हुई होगी ये हमेशा डेरिवेटिव होगा वाई यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल, और साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन एक्स है, तो मतलब ये जो लेफ़्ट साइड है ये होगी डेरिवेटिव ऑफ वाई इंटू साइन एक्स, और उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो डेरिवेटिव और इंटीग्रल कैंसिल हो। ये आगे डी ओ डी एक्स ऑफ वाई साइन एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेट करेंगे डेरिवेटिव इंटीग्रल कैंसिल, वाई साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। और साइन स्क्वायर एक्स को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज़ कर लेंगे, 1 माइनस कॉज एक्स होल डिवाइडेड बाई 2। इसको इंटीग्रेट करेंगे आउटपुट आ जाएगी वाई साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ एक्स माइनस साइन एक्स कॉज एक्स प्लस सी। सेकेंड इक्वेशन जो है वो बर्नौलीज इक्वेशन यानी कि लीनियर नहीं है, तो पहले हमें उसको लीनियर बनाना पड़ेगा। वो लीनियर ये जो राइट साइड पे आपको डिपेंडेंट वेरिएबल नज़र आ रहा है इस वजह से वो लीनियर नहीं है। तो आप
इस वेरिएबल से दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आपके पास 1 रह जाएगा और ये बन जाएगा y रेज टू पावर -5/2 dy/dx प्लस y रेज टू पावर -3/2 इज इक्वल टू 1। अब ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है इसको आप लेट कर लें। y रेज टू पावर -3/2 इज इक्वल टू v, डिफ्रेंशिएट करें। डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपके पास आ जाएगा y रेज टू पावर -5/2 dy/dx इज इक्वल टू -2/3 dv/dx, यानी कि y की पावर -3/2 इसकी जगह v आ गया, y रेज टू पावर -5/2 dy/dx इसकी वैल्यू भी निकल आई -2/3 dv/dx। ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी -2/3 dv/dx प्लस v इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे भी dv/dx के साथ कोई कांस्टेंट वेरिएबल कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो -2/3 से हम डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन बन जाएगी dv/dx -3/2 v इज इक्वल टू -3/2। अब ये इक्वेशन लीनियर होगी। जब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था लेकिन उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y था, अब इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल v है। प्रोसीजर सारा वही है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसी तरह ई रेस्ट पर इंटीग्रल ऑफ -3/2 dx, या आपके पास आ गया ई रेस्ट पर -3/2x। तो जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसको हमने इक्वेशन नंबर 3 से मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन नंबर 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी इक्वेशन बन जाएगी ई रेस्ट पर -3/2x dv/dx -3/2v इंटू ई रेस्ट पर -3/2x इज इक्वल टू दिस। ये जो लेफ्ट साइड होगी हमारे पास, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर और डिपेंडेंट वेरिएबल, उसमें y था इसमें v है, उसका प्रोडक्ट जो होगा उसका डेरिवेटिव होगा d/dx ऑफ v इंटू ई रेस्ट पर -3/2x। तो इंटीग्रेट करेंगे, डेरिवेटिव इंटीग्रल कैंसिल, लेफ्ट साइड आएगी v ई रेस्ट पर -3/2x, राइट साइड को इंटीग्रेट किया जा रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ई की पावर में लिख के जो कुछ भी आ रहा है डेरिवेटिव जो आएगा आप इंटीग्रेशन में तो उसमें डिवाइड कर देंगे, तो -3/2 और -3/2 कैंसिल हो जाएंगे, नेट रिजल्ट आपका ये आ जाएगा। इसको दूसरी साइड पर ले जाएँ और ई की पावर 3/2 कॉमन ले लें। dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 2x ई रेज टू पावर -x एंड द कंडीशन विच इज़ गिवन x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू e प्लस 3। दिस इज़ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके लिए हम क्या करते हैं, y के साथ ही तो जो कुछ भी होता है इसको e की पावर में रख के आपने इंटीग्रेट कर देना, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। अब क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 को हम इंटीग्रेट करेंगे, हमारे पास x आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई रेज टू पावर x। क्वेश्चन नंबर 1 को आप दोनों साइड पे ई रेज टू पावर x से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा ई रेज टू पावर x dy/dx प्लस y ई रेज टू पावर x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x इंटू 2x ई रेज टू पावर माइनस। तो लेफ्ट साइड पे आपके पास जो भी टर्म आएगी हमेशा वो डेरिवेटिव होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। राइट साइड पे सिंप्लीफाई करके आपके पास 2x आ गया, इसको इंटीग्रेट करेंगे, डेरिवेटिव और इंटीग्रेट कैंसिल हो जाएंगे, लेफ्ट साइड पे आएगा y इंटू ई रेज टू पावर x इज इक्वल टू x² प्लस c। ये जनरल सोल्यूशन आया है। तो जब आपने पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है तो c की वैल्यू फाइंड करके आपने यहाँ पे पुट करनी है, वो सोल्यूशन होगा। क्योंकि हमें गिवन x जो है वो -1 है और y जो है वो e प्लस 3 है, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ से हमें c की वैल्यू मिलेगी, वो हम इसमें इक्वेशन नंबर 2 में दोबारा पुट करेंगे, वो हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा। x is equal to 1 and y is equal to e plus 3. We will put this in equation number 2. Through this we get c is equal to 3/e. वो हम इक्वेशन नंबर 2 में वापस पुट करेंगे तो पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा y इंटू ई रेज टू पावर x इज इक्वल टू x² प्लस 3/e। हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, जैसे इसमें सेकंड डेरिवेटिव है तो ये इसका ऑर्डर होता है और इसी की जो पावर होगी वो उसकी डिग्री होती है। अब इसकी पावर क्योंकि 1 है तो इसका मतलब है इसकी डिग्री फर्स्ट है, ये फर्स्ट डिग्री और सेकंड ऑर्डर है। अब हमें जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि ये सोल्यूशन हमें दिया हुआ है, हमने बताना है कि इसका सोल्यूशन है ये नहीं है, तो आपने y की वैल्यू इसमें पुट करनी है, डेरिवेटिव दिया हुआ डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करनी है, सेकंड डेरिवेटिव की भी पुट करनी है। अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है तो इसका सोल्यूशन होगा। अब हमने इसको पहली दफ़ा भी डिफरेंशिएट कर लिया, दूसरी दफ़ा भी डिफरेंशिएट कर लिया, दोनों दफ़ा डिफरेंशिएट करके जो कुछ आया और ये y जो है ये सारी वैल्यूज़ हम इसमें पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा x ई रेज टू पावर x प्लस 2 ई रेज टू पावर x माइनस 2 इंटू x ई रेज टू पावर x प्लस ई रेज टू पावर x प्लस x ई रेज टू पावर x। फिर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। कटिंग के बाद हमारे पास आ गया 0 इज इक्वल टू 0 विच इज ट्रिवियली सेटिस्फाइड, हैंस गिवन सोल्यूशन इज द रियल सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अब क्योंकि ये सेपरेबल इक्वेशन है तो ज़रा उसी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। 8 cos² y dx इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x dy
कोसिकेंट स्क्वायर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब डी एक्स के साथ एक्स वाले हो गए, डी वाई के साथ वाई वाले हो गए, हम इनको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 4x माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट y प्लस सी। या आप इसकी इंटीग्रेशन एक दफ़ा देख लें कैसे हुई हुई है। उसके बाद अब इनिशियल कंडीशन हम इसमें पुट करेंगे, x की जगह पे पाई बाई 12 पुट कर देंगे और y की जगह पे पाई बाई 4, वहाँ से c की वैल्यू आएगी वो वापस इसमें पुट करेंगे। 4x माइनस 4 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस टेंजेंट y इज इक्वल टू सी। इसको हमने इक्वेशन स्टैटिक कह दी है। अब इनिशियल कंडीशन जब पुट करेंगे, x की जगह पाई बाई 12 पुट होगा, y की जगह पाई बाई 4 पुट होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये सारी पुटिंग और इसकी सिंप्लीफिकेशन चल रही है। पाई बाई 3 माइनस 2 साइन पाई बाई 6 प्लस 1 इज इक्वल टू सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पाई बाई 3। अब सी की वैल्यू आप इक्वेशन स्टैटिक में वापस पुट कर देंगे तो सोल्यूशन बन जाएगा 4x माइनस 2 साइन 2x प्लस टेंजेंट y इज इक्वल टू पाई बाई 3। 2x माइनस 5y इंटू डी एक्स प्लस 4x माइनस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। कंडीशन दी हुई है x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4। अब ये इक्वेशन जो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 2x माइनस 5y डिवाइडेड बाई x होल डिवाइडेड बाई 4x माइनस वाई डिवाइडेड बाई आएगा माइनस 2 माइनस 5y बाई x 4 माइनस y बाई x। अब ये जो y बाई x है इसको आप v लेट कर लें या y इज इक्वल टू वी एक्स कह लें। डिफ्रेंशिएट करेंगे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये दोनों वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 5v डिवाइडेड बाई 4 माइनस v दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 5v ओवर 4 माइनस v माइनस v। इसका एलसीएम वगैरह लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हम पहुंच जाएंगे जी x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस वी माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस v। अब ये इक्वेशन हमारे पास सेपरेबल हो चुकी है v और x में, तो ये सारा कुछ v है, इसको आप इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे ले आएं, ये x और dx इक्वेशन के राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। ये हो जाएगा 4 माइनस वी ओवर वी प्लस 2 इंटू वी माइनस 1 डी वी इज इक्वल टू डी एक्स ओवर एक्स। इसको इंटीग्रेट करें, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। इंटीग्रेट करने के लिए अब ये जो कुछ है आपके पास इस पर आपको पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। इस पर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर दिया, 4 माइनस वी ओवर वी प्लस 2 इंटू वी माइनस 1 आ गया, ए ओवर वी प्लस 2 प्लस बी ओवर वी माइनस 1। सिंप्लीफाई करेंगे, ए और b इन दोनों का रिजल्ट फाइंड कर लेंगे। a आपके पास आएगा -2 और b आपके पास आ जाएगा 1। ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे, अलग-अलग हो जाएंगी, इनको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रल ऑफ -2 ओवर v प्लस 2 डी वी प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर v माइनस 1 डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स ओवर एक्स। ये आ जाएगा -2 नेचुरल लॉग ऑफ v प्लस 2 प्लस लॉग ऑफ v माइनस 1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। तो लॉग और लॉग दोनों तरफ से हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा v माइनस 1 ओवर होल स्क्वायर ऑफ v प्लस 2 इज इक्वल टू सी एक्स। अब v को जो हमने कहा था y ओवर x वो वैल्यू इधर वापस पुट कर देंगे, y ओवर x माइनस एक्स ओवर होल स्क्वायर ऑफ y प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू सी एक्स। इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा नेट रिजल्ट आएगा y माइनस 1 ओवर x इंटू एक्स स्क्वायर ओवर y प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। इसमें से जो कटिंग हो सकती है वो आप कर लें और आप इनिशियल कंडीशन आप पुट करें, x की जगह पे 1 और y की जगह पे 4। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे c का आंसर आ जाएगा 1/12। ये आंसर हम वापस यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा नेट रिजल्ट होगा c की वैल्यू 1/12 आ गई, वापस पुट की, ये नेट रिजल्ट आ गया y माइनस एक्स ओवर होल स्क्वायर ऑफ y प्लस 2x इज इक्वल टू 1/12। ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है, आपने ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और राइट साइड पे क्योंकि c एक कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। हमारे पास आ जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स या डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स। तो जो भी डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आया हुआ होगा आप उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे, वहाँ से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी की। इनके डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा -1 ओवर माइनस वाई बाई एक्स, तो ये एक्स बाई वाई बन जाएगा।
यहाँ से अब क्योंकि वेरिएबल सेपरेट इजीली हो सकते हैं तो वो हम कर लेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रल ऑफ वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स। तो y का इंटीग्रल आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू, एक्स का आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी वन इज अ कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाई टू वी विल गेट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू सी वन या वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी की। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हमने सॉल्व करनी है। इसको दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला तो ये है कि आप इसको चेक कर लें एग्जैक्ट है या नहीं, एग्जैक्ट है तो ठीक है। दूसरा आप इसको होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। बहरहाल हम इसको पहले एग्जैक्ट वाले मेथड से चेक करते हैं। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होती है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, और उसमें जो डी एक्स वाला है उसको आपने डिफरेंशिएट करना होता है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई, और जिसके साथ डी वाई है उसको आपने पार्शियली डिफरेंशिएट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको हम एम कह लेते हैं, वहाँ से कर लिया हम भी कर ली। वाई फाइंड करेंगे वो आ जाता है वन प्लस फोर एक्स वाई, इसको एन कह लेते हैं। वहाँ से कर लिया एन भी कर लिया, एक्स फाइंड करेंगे वो आ जाएगा वन प्लस फोर एक्स। अब दोनों क्योंकि सेम आ गए हैं, एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स, सो द इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आपने जो डी एक्स वाला है उसको आपने इंटीग्रेट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और डी वाई वाले के साथ आपने सिर्फ और सिर्फ वो टर्म्स इंटीग्रेट करनी है जिनमें एक्स ना हो। अब इसमें तो दोनों टर्म्स में एक्स है, यानी कि हम इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, सिर्फ इसी को इंटीग्रेट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू प्लस टू एक्स वाई क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री। तो जो कुछ भी आपके पास आ रहा है उसको आप सी के इक्वल कर लेंगे। अब जो हमें इनिशियल कंडीशन दी हुई है उसमें एक्स भी वन है वाई भी वन है, वो इसमें पुट करेंगे, सी की वैल्यू आ जाएगी 7/6, वो आप वापस उठा के सी इक्वेशन में लिख देंगे। ये आपका सोल्यूशन होगा, यानी कि वाई स्क्वायर बाई टू प्लस टू एक्स वाई क्यूब बाई थ्री इज इक्वल टू 7/6। अब चाहे आप 6 से मल्टीप्लाई कराएं दोनों से तो आपका सोल्यूशन मान जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 4x वाई क्यूब इज इक्वल टू 7। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए नॉट वाई प्लस बी नॉट वाई क्यूब। तो ये एक्सप्रेशन जो इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डी वाई ओवर ए नॉट वाई प्लस बी नॉट वाई क्यूब इज इक्वल टू डी एक्स। अब ज़ाहिर है हमने इसको इंटीग्रेट करना है क्योंकि वेरिएबल्स तो सेपरेट हो चुके हैं। बहरहाल ए नॉट और बी नॉट की जगह मैं सिर्फ ए और बी लिखूंगा, अपनी अपनी असाइनमेंट में खुद ए नॉट और बी नॉट लिख लेना है। तो अब ये हमारे पास एक क्यूबिक एक्सप्रेशन है, तो ज़रा इसको पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू ही पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेट होगा। वाई अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी वाई स्क्वायर। तो जब इस पर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे तो 1 ओवर वाई इंटू ए प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओवर वाई प्लस बी वाई प्लस सी ओवर ए प्लस बी वाई स्क्वायर। लीनियर को उस फैशन में लिख लिया, क्वाड्रेटिक को उसका अपने फैशन में लिख लिया। जब एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ए इंटू ए प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इंटू वाई। तो लीनियर को हमने जीरो के इक्वल पुट करना होता है। जब वाई को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर ए। अब ज़रा कैपिटल बी और कैपिटल सी की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 में जो कोफिशिएंट्स हैं उनको इक्वेट कर लेंगे। जब वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी। अब कैपिटल ए की वैल्यूज हमने 1 ओवर ए बी फाइंड किया, वो यहाँ पे पुट करेंगे, वहाँ से कैपिटल बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी ओवर ए। इसी तरह जब वाई का कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे वहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा सी इज इक्वल टू 0। अब जो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी की वैल्यूज फाइंड की हुई हैं वो तीनों वैल्यूज हम इस लिंक में पुट कर देंगे। वहाँ से हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर वाई इंटू डी वाई प्लस इंटीग्रल ऑफ माइनस बी ओवर ए इंटू वाई प्लस 0 होल डिवाइडेड बाई ए प्लस बी वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स। अब डायरेक्टली हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ये तो डायरेक्टली आ जाएगा 1 ओवर ए इंटू नेचुरल लॉग ऑफ वाई। यहाँ पे ज़रा हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर हमें मिल जाएगा, इसको भी हम नेचुरल लॉग में लिख लेंगे। 1 ओवर ए बेशक इसमें से कॉमन ले लें, ए इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ वाई माइनस नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए सी 1। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ वाई ओवर अंडर रूट ए प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए सी 1। लॉग ज़ाहिर है दूसरी साइड पे जब जाएगा तो ई की पावर बना देगा। अब ये बेस सेम पावर ऐड वाला रूल हम अप्लाई कर लेंगे। ई रेस्ट टू पावर ए एक्स सेपरेट हो जाएगा, ई रेस्ट टू पावर ए सी 1 सेपरेट हो जाएगा। अब ये तीनों हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं इसलिए हम सी 1 लिखते होते हैं। तो तीनों कॉन्स्टेंट्स हैं तो ज़रा इसका रिजल्ट भी एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो नेट सोल्यूशन आएगा वाई ओवर अंडर रूट ए प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी ई रेस्ट टू पावर ए। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ वाई प्राइम ओवर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू
cos 2t, तो y प्राइम फिर हो जाएगा dy बाई डी टी, क्योंकि अब इसमें वेरिएबल जो t है इंटू 1/y स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2t। इसमें सिंपल हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे आ जाएगा y रेज टू पावर माइनस 20 dy इज इक्वल टू cos 2 dt। इंटीग्रेट करते हैं, वहाँ से आएगा y रेज टू पावर -1/-1 माइनस sin 2t डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू c1। अब sin 2t को 2 sin t cos t कर देते हैं, 2 कैंसिल हो जाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा 1/c माइनस sin t cos t। पैरामीटर वाला मेथड आपने अप्लाई करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन पे। चले अप्लाई करते हैं। तो पहले हम कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालेंगे वाई सी जिसको कहते हैं। वो तो चाहे कोई भी मेथड आप अडॉप्ट कर रहे हैं उसका मेथड तो सेम होता है। क्या होगा जी, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको हम एसोसिएटेड इक्वेशन या ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। इसको हम, ये एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे। इसके रूट्स आ गए जी 2 रियल रिपीटेड। तो जब रिपीटेड रूट्स आ जाते हैं उसको लिखने का तरीकाकार क्या था, c1 e रेज टू पावर mx प्लस c2x e रेज टू पावर mx, m रूट्स को कहते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा c1 e रेज टू पावर 2x प्लस c2x e रेज टू पावर 2x। अब हम आते हैं yp फाइंड करने की तरफ। तो ये जिस तरह का आपका yc आया हुआ था उसी तरह का आपने yp लेट कर लेना है। देखें नहीं हम क्या करें, c1 की जगह u1 लिख लिया, बाकी वही है। c2 की जगह u2 लिख लिया, बाकी वही है। ये हमने लेट कर लिया, हमारा yp इस तरह का, जिस तरह का yc है उसी तरह का हमने yp लेट करना है। और ये जो u1 के साथ जो कुछ इधर बचा हुआ उसको हम y1 कहते हैं, और u2 के साथ इधर जो कुछ बचा हुआ उसको हम y2 कहते हैं। और हमारी मेन इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड पे जो कुछ लिखा हुआ होता है ये हमारा कैपिटल f ऑफ x होता है। अब आपने क्या करना है, ये जो y1 और y2 हैं इन दोनों को आपने डिफ्रेंशिएट कर लेना। y1 का डेरिवेटिव आ जाएगा 2e रेज टू पावर 2x, और y2 का डेरिवेटिव आपने ज़रा प्रोडक्ट रूल लगाना है, फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये आपके पास आ जाएगा 2x e रेज टू पावर 2x प्लस x e रेज टू पावर 2x। अब आपने फाइंड करना है w, रॉन्स्कियन, वो मेन चीज़ है। क्योंकि तो w का फार्मूला होता है y1 y2 प्राइम माइनस y2 y1 प्राइम। ये जो भी चार वैल्यूज़ आपने फाइंड किए हैं चारों आप इसमें पुट कर दें। पुट करेंगे w आ जाएगा x e रेज टू पावर 4x। अब ये u1 है और ये u2 है। u1 का फार्मूला है इंटीग्रल ऑफ माइनस y2 f ऑफ x डिवाइडेड बाई w। u2 का फार्मूला है इंटीग्रल ऑफ y1, इसमें माइनस नहीं आता, इंटीग्रल ऑफ y1 f ऑफ x डिवाइडेड बाई w। अब ये y2 की वैल्यू हमारे पास है, f ऑफ x की वैल्यू भी है, w हमने अभी फाइंड किया है। इसी तरह इसमें भी y1 की वैल्यू भी है, f ऑफ x भी है, w भी है। ये सारी वैल्यूज आप पुट करके इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो आपके पास u1 और u2 फाइंड हो जाएंगे। इंटीग्रेट करने के बाद u1 का सोल्यूशन मेरे पास आ रहा है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, और u2 आ रहा है x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। अब यही u1 और u2 आप डायरेक्ट जनरल सोल्यूशन में भी लिख सकते हैं, और जो yp आपने स्टार्ट में लेट किया था वहाँ पे भी लिख सकते हैं। ये जो आपने yp में u1 और u2 लेट किया था ना, इसकी वैल्यूज आपने फाइंड कर ली। यहाँ पे डायरेक्ट पुट करके आप up लेता निकाल सकते हैं, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे जनरल सोल्यूशन आ जाएगा, या लिख के तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। मैंने डायरेक्ट लिख दिया जनरल सोल्यूशन इज इक्वल टू yc प्लस yp। ये yc हो गया, ये yp लिख के तो मैंने उसमें यही u1 की वैल्यू पुट की है, u2 की वैल्यू पुट की है, इसको आपने सिंप्लीफाई कराया, ये आपका नेट रिजल्ट आ गया। dx प्लस y इज इक्वल टू 2x e रेज टू पावर माइनस x, and the condition which is given x is equal to -1 and y is equal to e plus 3. This is a linear differential equation। उसके लिए हम क्या करते हैं, y के साथ ही तो जो कुछ भी होता है इसको e की पावर में रख के आपने इंटीग्रेट कर देना, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। अब क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 को हम इंटीग्रेट करेंगे, हमारे पास x आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e रेज टू पावर x। क्वेश्चन नंबर 1 को आप दोनों साइड पे e रेज टू पावर x से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा e रेज टू पावर x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई ई रेज टू पावर x इज इक्वल टू e रेज टू पावर x इंटू 2x e रेज टू पावर माइनस x। तो लेफ्ट साइड पे आपके पास जो भी टर्म आएगी हमेशा वो डेरिवेटिव होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। राइट साइड पे सिंप्लीफाई करके आपके पास 2x आ गया, इसको इंटीग्रेट करेंगे, डेरिवेटिव और इंटीग्रेट कैंसिल हो जाएंगे। लेफ्ट साइड पे आएगा y इंटू ई रेज टू पावर x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये जनरल सोल्यूशन आया है। तो जब आपने पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है तो सी की वैल्यू फाइंड करके आपने यहाँ पे पुट करनी है, वो सोल्यूशन होगा। क्योंकि हमें गिवन एक्स जो है वो -1 है और वाई जो है वो e प्लस 3 है, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ से हमें सी की वैल्यू मिलेगी।
वो हम इसमें इक्वेशन नंबर 2 में दोबारा पुट करेंगे, वो हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा। x is equal to 1 and y is equal to e plus 3. We will put this in equation number 2. Through this we get c is equal to 3 by e. वो हम इक्वेशन नंबर 2 में वापस पुट करेंगे तो पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा y इंटू ई रेज टू पावर x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 ओवर e। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, जैसे इसमें सेकंड डेरिवेटिव है तो ये इसका ऑर्डर होता है, और इसी की जो पावर होगी वो उसकी डिग्री होती है। अभी इसकी पावर क्योंकि 1 है तो इसका मतलब है इसकी डिग्री फर्स्ट है, ये फर्स्ट डिग्री और सेकंड ऑर्डर है। ये सोल्यूशन हमें दिया हुआ है, हमने बताना है कि इसका सोल्यूशन है ये नहीं है, तो आपने y की वैल्यू इसमें पुट करनी है, डेरिवेटिव दिया हुआ डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करनी है, सेकंड डेरिवेटिव की भी पुट करनी है। अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है तो इसका सोल्यूशन होगा। अब हमने इसको पहली दफ़ा भी डिफरेंशिएट कर लिया, दूसरी दफ़ा भी डिफरेंशिएट कर लिया, दोनों दफ़ा डिफरेंशिएट करके जो कुछ आया और ये y जो है ये सारी वैल्यूज़ हम इसमें पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा एक्स ई रेज टू पावर एक्स प्लस 2 ई रेज टू पावर एक्स माइनस 2 इंटू एक्स ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स प्लस एक्स ई रेज टू पावर एक्स। कटिंग के बाद हमारे पास आ गया 0 इज इक्वल टू 0 विच इज ट्रिवियली सेटिस्फाइड, हैंस गिवन सोल्यूशन इज द रियल सोल्यूशन। कोई भी मेथड हो, वाई सी कैलकुलेट करने का मेथड सेम है। ऑक्सिलरी इक्वेशन आप लिख लेते हैं डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस 2d प्लस 6, ये इसके फैक्टर्स बन गए। सिंप्लीफाई कराए, डी का रिजल्ट हमारे पास 3 आ गया और 2 आ गया। रिपीटेड रूट्स तो नहीं आए, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो उनको लिखने का तरीका कार क्या था, c1 ई रेज टू पावर m1x प्लस c2 ई रेज टू पावर m2x। m1 और m2 ये जो रूट्स हैं हम इनको कहते हैं। अब क्योंकि ये इक्वेशन जो है इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है तो आप t के हिसाब से चलेंगे, जहाँ जहाँ x लिखना होता है वहाँ हमने t लिख देना, बस इतनी सी बात है। वाई सी आ जाएगा c1 ई रेज टू पावर 2t प्लस c2 ई रेज टू पावर 3t। अब हम आते हैं वाई पी की तरफ। वाई पी आपने लेट करके चलना है। वाई पी आपने कैसे लेट करना है, यहाँ पे आपने लिखना होता है एफ ऑफ एक्स, ये जो कुछ है, फिर 1 ओवर में ये जो आपके पास रूट्स आए हैं ना ये लिखने हैं, या यहाँ से भी शायद देख लें d माइनस 3 इंटू डी माइनस 2 ये लिख लें। फिर पहले हम इसको चेक करेंगे, इसको मसलन 2 ई रेज टू पावर टी पे पहले हम 1 ओवर डी माइनस 2 अप्लाई करेंगे। अप्लाई करेंगे कैसे, ये उसका फार्मूला है एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डी माइनस एम, उसमें आपने ई रेज टू पावर एम एक्स आपने पहले लिखना है इंटीग्रल से बाहर, फिर आपने इंटीग्रल के अंदर ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स लिखना है साथ एफ ऑफ एक्स। अब ये देखें मैं अप्लाई करने लगा हूँ। सबसे पहले आपने ई रेज टू पावर एम एक्स यानी कि रूट मेरा जो 2 था वो मैंने लिख लिया ई रेज टू पावर 2t, फिर इंटीग्रल के अंदर ई रेज टू पावर माइनस 2t, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या था 2 ई रेज टू पावर टी, 2 ई रेज टू पावर टी, तो 2 मैंने पहले इंटीग्रल से बाहर लिख लिया। अब हम इस इंटीग्रल को सिंप्लीफाई कर देंगे, इसको आप सिंप्लीफाई करें आपका रिजल्ट आ रहा है माइनस 2 ई रेज टू पावर टी। अब समझ लें आपका एफ ऑफ एक्स ये बन चुका है माइनस 2 ई रेज टू पावर टी, यानी कि इसका रिजल्ट हम निकाल चुके हैं। अब हमने सिर्फ 1 ओवर डी माइनस 3 इस पर अप्लाई करना है। अब ये जो न्यू एफ ऑफ एक्स आया है इस पर हम अप्लाई करने गए 1 ओवर डी माइनस 3, क्योंकि 1 ओवर डी माइनस 2 हम अप्लाई कर चुके हैं। इसमें भी हम यही फार्मूला यूज़ कर लेंगे, ई रेज टू पावर एम एक्स यानी कि ई रेज टू पावर 3t आ गया, फिर इंटीग्रल के अंदर ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स यानी कि ई रेज टू पावर माइनस 3 आया, फिर एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स अब न्यू हमारा क्या है माइनस 2 ई रेज टू पावर टी, माइनस 2 ई रेज टू पावर टी, तो माइनस 2 इंटीग्रल से बाहर मैंने लिख लिए। इसको सिंप्लीफाई करा, ये आ गया ई रेज टू पावर माइनस 2t, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे रिजल्ट आपका आ जाएगा ई रेज टू पावर टी, यही आपका वाई पी है, वाई पी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर टी। तो जनरल सोल्यूशन क्या था वाई सी प्लस वाई पी, वाई सी की वैल्यू पुट कर दी, वाई पी की वैल्यू पुट कर दी, जनरल सोल्यूशन है। इसी क्वेश्चन पे हम यूसी मेथड अप्लाई करते हैं, सुपरपोजिशन वाला। ये भी 2 तरह का, एक एनिहिलेटर वाला और एक सुपरपोजिशन वाला। तो एसोसिएटेड इक्वेशन आपकी वहीं बनेगी, वाई सी आपका वहीं आएगा, वहाँ तक आपने नहीं छेड़ना। फिर वाई पी आपने लेट करना होता है। वाई पी आमतौर पर ये जो राइट साइड है एफ ऑफ एक्स यहाँ से जज होता है। अब ये की पावर एक्स में है तो वाई पी हमारा हो जाएगा ए ई रेज टू पावर एक्स। उसको डिफ्रेंशिएट कर लें 2 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करके जो ये आपके आंसर्स हैं वो आप अपनी मेन इक्वेशन में पुट कर दें। मैंने पुट कर दी, पुट करें। अगर आपके पास यहाँ पे 0 नहीं आता इसका मतलब है कि ये जो आपने लेट किया वो वाई पी ये ठीक है। अगर 0 आ रहा है तो फिर ये गलत है, फिर आपने यहाँ पे ए के साथ इधर एक्स भी लिखना है, और अगर वो भी गलत आ रहा है तो फिर आपने एक्स स्क्वायर पुट करना है। तो आमतौर पे मैं अंदाज़ा इस तरह होता है, अगर वाई सी में यहाँ पे ई की पावर एक्स होता, ये तो 2x और 3x है ना, अगर यहाँ पे ई की पावर x होता तो फिर ये सब्स्टिट्यूशन रॉन्ग होती, फिर आपने x लिखना होता। और अगर यहाँ पे x ई की पावर x हो तो फिर x वाली भी गलत होती है, फिर आपने x स्क्वायर लिखना होता है।
बहरहाल इसको सिंप्लीफाई किया है कि वैल्यू आपके पास आ गई, वो आप वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ये आपका वाई पी आके जनरल सोल्यूशन आया वाई सी प्लस वाई पी। थर्ड मेथड है आपका वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वाला, वाई डबल प्राइम माइनस 5 वाई प्राइम प्लस 6 इज इक्वल टू 2 ई रेज़्ड टू पावर एक्स। तो उसी तरह हमने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई, डी की वैल्यूज निकाल ली, कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन मैंने आपको बताया था उसी तरह लिखना है। वाई पी आप कैसे जज करते हैं, ये जो C1 है उसकी जगह आपने U1 लिखना है, C2 की जगह U2 लिखना है बस। तो U1 के साथ इधर जो कुछ है इसको हम कहते हैं, U2 के साथ जो कुछ है उसको कहते हैं, और क्वेश्चन में जो राइट हैंड साइड होती है उसको हम कैपिटल एफ ऑफ एक्स कहते हैं। और आपने y1 को डिफरेंशिएट कर लेना और y2 को डिफरेंशिएट करना है। y1 का डेरिवेटिव आ रहा है 2 ई रेज़्ड टू पावर 2x, y2 का डेरिवेटिव आ रहा है 3 ई रेज़्ड टू पावर 3x। अब हम w फाइंड करते हैं। w का हमारा फार्मूला होता है y1 y2 प्राइम माइनस y2 y1 प्राइम। ये जो चारों वैल्यूज आपने फाइंड किए इसमें पुट करेंगे, ये आपके पास w आ जाएगा। अब u1 और u2 आपने निकालना है, u1 का फार्मूला ये u2 का फार्मूला है, वैल्यू सारी पता है, पुट करेंगे u1 u2 की वैल्यूज आ जाएंगी। तो जनरल सोल्यूशन हमारे पास वाई सी प्लस वाई पी होता है, वाई सी की वैल्यू पुट वाई पी में u1 और u2 जो आपने लेट किया था ना u1 u2 वहाँ पे पुट करेंगे तो वाई पी भी पता चल जाएगा। सबको प्लस करेंगे, आपका टोटल रिजल्ट है। क्वेश्चन है वाई डबल प्राइम प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 6 ई रेज़्ड टू पावर 7x। तो एसोसिएटेड इक्वेशन पहले आपने लिख लेनी है, डी स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये डी स्क्वायर डबल डेरिवेटिव की वजह से आया, आ गया प्लस 2 आ गया। डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2, दोनों तरफ अंडर रूट लिया, डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर 2 आयोटा। ए हमारे पास 0 आ रहा है और बी आ रहा है, बस कम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हो तो हम उनको साइन और कॉस की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे ए हमारे पास 0 है क्योंकि रियल पार्ट तो है नहीं है, इमेजिनरी पार्ट है अंडर 2। उसको लिखने का तरीका क्या होता है जी, ई रेज़्ड टू पावर ए एक्स इंटू C1 साइन बी एक्स प्लस C2 कॉस बी एक्स, यानी कि ई रेज़्ड टू पावर 0 एक्स इंटू C1 साइन अंडर 2x प्लस C2 cos अंडर रूट 2x। तो e की पावर 0 तो 1 आ जाएगी, C1 साइन अंडर रूट 2x प्लस C2 cos अंडर रूट 2x। अब क्योंकि एनाहिलेशन अप्रोच है तो उसमें हमने एनाहिलेटर फाइंड करना होता है सबसे पहले, वो हमने चेक करना होता है इसका 6 ई रेज़्ड टू पावर 7x। मतलब ये है कि इसको कितनी दफ़ा आप डिफ्रेंशिएट करें तो आपके पास 0 आए। अब अगर तो ये x रेज़्ड टू पावर 3 x रेज़्ड टू पावर 2 कुछ तरह की चीज़ होती तो फिर तो ठीक था, हमें मसा x रेज़्ड टू पावर 3 था तो मुझे पता है कि मैं 4 दफ़ा डिफरेंशिएट करूँ तो मेरे पास आंसर 0 आ जाएगा। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको आप जितनी दफ़ा मर्जी डिफरेंशिएट करें आपके पास 0 नहीं आएगा। मतलब ई की पावर x का डेरिवेटिव आ रहा है, ई रेज़्ड टू पावर x ही होता है। तो फिर हम इसको कैसे लिखते हैं, हम इसको d माइनस ये जो 7 लिखा हुआ है इस फॉर्म में लिखते हैं। 5 होता तो 5 लिखते, 4 होता तो 4 लिखते। अब इसका एनाहिलेटर होगा d माइनस 7। अभी देखिए मैंने इसको कर दिया, आप इस पर गौर करें, आपको बात खुद ही समझ लग जाएगी। d माइनस 7 इंटू 6 ई रेज़्ड टू पावर 7x, तो d पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर माइनस 7 भी इससे मल्टीप्लाई होगा। इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे आएगा 42 ई रेज़्ड टू पावर 7x। ये भी आ रहा है 42 ई रेज़्ड टू पावर 7x, कैंसिल हो गया 0 आ जाएगा। यहाँ से कन्फर्म हो गया कि d माइनस 7 इसका एनाहिलेटर है। अब जब एनाहिलेटर कन्फर्म हो गया तो अब इसको आपने अप्लाई कर देना अपने गिवन इक्वेशन पे, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करवाना है इक्वेशन के राइट और लेफ्ट साइड दोनों पे। ये हमने मल्टीप्लाई करा दिया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद इस पे एनाहिलेटर जब अप्लाई होगा वो 0 आ जाएगा ना, इसीलिए तो इसको एनाहिलेटर कहा था इसका कि जब हम इस पे ये अप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट 0 देगा। अब ये इक्वेशन नॉन होमोजीनियस नहीं रही बल्कि होमोजीनियस इक्वेशन हो गई है। तो जैसे हमने ये एसोसिएटेड इक्वेशन सॉल्व की थी ये भी होमोजीनियस होती है, बिल्कुल इसी तरह हम इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेंगे। यानी कि d माइनस 7 इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से d की एक वैल्यू 7 आ गई है और यहाँ से d की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर 2 आयोटा। जैसे आपका पहले कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन बना था वाई सी, ये भी वाई सी समझ लें, इसको आप वाई सी 1 लिख लें या वाई लिख लें सिर्फ, वो बन जाएगा उसी तरह C1 साइन अंडर 2x प्लस C2 कॉस अंडर 2x प्लस C4 ई रेज़्ड टू पावर 7x। C4 लिखा रहने दें या उसको a लिख लें, आपकी अपनी मर्जी। बहरहाल मैंने इसको a लिख लिया है। तो अब जो पहले वाला वाई सी था और ये जो अभी वाला वाई सी है उसमें ये जो पहली दोनों टर्म्स हैं साइन कास वाली दोनों में आ रही हैं, तो उनको छोड़ के बाकी जो कुछ बचा हुआ था आपके पास वो बेसिकली वाई पी कहलाता है। उसमें थोड़ी सी सेटिंग भी कई दफ़ा करनी पड़ती है, इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में यही हमारा वाई पी है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2 दफ़ा और अपने गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे। पहली दफ़ा डिफरेंशिएट करें 7a ई रेज़्ड टू पावर 7x आ गया, दूसरी दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे 49a ई रेज़्ड टू पावर 7x आ गया। अब ये वाली सारी वैल्यूज़ वाई डबल प्राइम पी, अगर वाई प्राइम पी है उसमें तो नहीं है आपकी इक्वेशन में। बहरहाल ये जो वैल्यूज़ हैं
ये आप अपनी गिवन इक्वेशन में पुट कर लेंगे। ये जो आपकी मेन इक्वेशन थी क्वेश्चन वाली, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे y डबल प्राइम पुट हो जाएगा, यहाँ पे y पुट हो जाएगा। ये पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 49 e रेस्ट पर 7x प्लस 2 e रेस्ट पर 7x इज इक्वल टू 6 e रेस्ट पर 7x। उसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक आंसर आ जाएगा। ए हमारे पास आ रहा है 2/17, वो आप वापस वाई पी में इधर पुट कर दें, वाई पी हमारे पास आ जाएगा 2/17 ई रेस्ट पर 7x। तो जनरल सोल्यूशन हमारा होता है वाई सी प्लस वाई पी। ये वाई सी लिख लिया, वाई पी लिख लिया, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब हम इसको यूसी मेथड से भी सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं दोनों का आंसर सेम आ रहा है नहीं आ रहा। वाई सी तो आपने उसी तरह फाइंड कर लिया जैसे पहले क्वेश्चन में फाइंड किया, वाई सी ये आ गया। अब वाई पी इसमें हमने लेट किया ए ई रेस्ट टू पावर 7x। ये हमें कैसे पता चल रहा होता है, यहाँ से जिस टाइप का आपके पास ये एफ ऑफ एक्स होगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इसको कहते हैं, उसी टाइप का आपने ये लेट करना होता है। लेट कर लिया, लेट करके उसको डिफरेंशिएट किया, पहली दफ़ा डिफरेंशिएट किया, दूसरी दफ़ा डिफरेंशिएट किया और अपनी गिवन इक्वेशन में पुट कर दिया। गिवन इक्वेशन जब आप पुट करेंगे ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से आपने कोफिशिएंट्स को इक्वेट करके ए की वैल्यू निकाल लेनी है। ए की वैल्यू मेरे पास आ रही है 2/17, वो वापस आप वाई पी में पुट कर देंगे। वाई पी आ गया 2/17 ई रेस्ट टू पावर 7x। तो वाई सी और वाई पी को जब आप ऐड करते हैं वो आपका नेट सोल्यूशन है। तो जनरल सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा C1 sin under 2x प्लस C2 cos under 2x प्लस 2/17 ई रेस्ट टू पावर 7x। अब बात करने का मकसद ये है कि जिस मर्जी मेथड से आप अप्रोच करें, रिजल्ट आपका सेम आना चाहिए। इसी को आप वेरिएशन ऑफ पेरीमीटर वाले से भी अटेम्प्ट करके चेक कर सकते हैं। वेरिएशन ऑफ पेरीमीटर, सबसे पहले तो इसकी सेटिंग करें कि इस तरफ हमें सिर्फ y चाहिए होते हैं लेफ़्ट साइड पे। अगर y के अलावा कुछ हो रहा है तो उसको आपने इक्वेशन की दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। प्लस 24 दूसरी तरफ जाएगा, -24 बन जाएगा। अब ये हमारा कैपिटल एफ ऑफ एक्स है राइट साइड पे। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेंगे d³ -5d² -2d, d कॉमन आ गया, बाकी बच गया d² -5d -2 इज इक्वल टू 0। तो d इज इक्वल टू 0 और d² -5d -2 इज इक्वल टू 0। इस पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस माइनस √25 प्लस 8 होल डिवाइडेड बाई 2, तो ये 33 बन जाएगा। d आ जाएगा 5 प्लस √33 डिवाइडेड बाई 2 एंड 5 माइनस √33 डिवाइडेड बाई 2। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5.373 और -0.373। अब ये तीनों रूट्स हमारे रियल रूट्स आए हैं। एक हमारे पास रूट है 0, दूसरा रूट है 5.373 और तीसरा रूट है -0.373। कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हमारा बन जाएगा C1 e रेज़ टू पावर m1x प्लस C2 e रेज़ टू पावर m2x प्लस C3 e रेज़ टू पावर m3x। m1 m2 m3 जो तीनों रूट्स हैं उनको हमने कहा है। e की पावर 0 तो 1 होता है, तो हमारे पास आ जाएगा yc बनेगा C1 प्लस C2 e रेज़ टू पावर 5.37x C प्लस C3 e रेज़ टू पावर -0.373x। C1 को छोड़ के जो कुछ साथ है उसको हम y1 कहते हैं, C2 को छोड़ के जो कुछ उसके साथ है उसको y2 कहते हैं और C3 को छोड़ के जो कुछ उसके साथ है उसको y3 कहते हैं। y1 आ गया 1, y2 आ गया e रेज़ टू पावर 5.373x और y3 आ गया e रेज़ टू पावर -0.373x। इनको आप दो दफ़ा डिफ्रेंशिएट कर लें। y1 का डेरिवेटिव 0, दूसरी दफ़ा फिर 0, y2 का डेरिवेटिव आएगा 5.373 इंटू ई रेज़ टू पावर 5.373x। दूसरी जब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है स्क्वायर बन जाएगा, 5.373 का स्क्वायर हो जाएगा और ई रेज़ टू पावर 5.373x। y3 को पहली दफ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये माइनस वाला आ जाएगा, दूसरी दफ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो आएगा 0.373 उसका स्क्वायर और ई रेज़ टू पावर -0.373x। अब हमने रॉन्स्किन फाइंड करना है w, वो होता है y1 y2 y3, y1 प्राइम y2 प्राइम y3 प्राइम, y1 डबल प्राइम y2 डबल प्राइम y3 डबल प्राइम। अभी हमने इन सब की वैल्यूज़ निकाली, सारी वैल्यूज़ आप इसमें पुट कर देंगे और पुट करने के बाद इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर लेंगे। मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ कॉलम नंबर 1 के थ्रू, तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम ख़त्म हो जाएगा, बाकी ये 4 एंट्रीज हमारे पास बच जाएंगी। w इज इक्वल टू 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ऑल दीज टर्म्स। इसकी फर्दर हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के बाद आएगा 0.7475 e रेज़ टू पावर 5x प्लस 10.7681 e रेज़ टू पावर 5x। तो इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास w आ जाएगा 11.516 e रेज़ टू पावर 5x। इसको आप ब्लॉक में लिख लें क्योंकि बाद में हमने यूज़ करना है। इसी तरह अब हम फाइंड करेंगे w1, w2 और w3। w1 की ये वैल्यू होती है
इसमें पहले कॉलम में आता है 0 0 एफ ऑफ एक्स, दूसरे कॉलम में आता है y2 प्राइम y2 डबल प्राइम, तीसरे कॉलम में आता है y3 प्राइम और y3 डबल प्राइम। इन सब की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। एफ ऑफ एक्स जो हमारा मेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन में तो जो राइट साइड पे लिखा हुआ था वो हमारा एफ ऑफ एक्स, इनके 4e⁻x -24। ये बाकी सारी वैल्यूज़ हमने फाइंड की हुई हैं, सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, उसी तरह उसको एक्सपेंड करेंगे। मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ कॉलम नंबर C1 के थ्रू। तो ये हमारे पास 0, ये भी 0, ये बचेगा 4e⁻x -24। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने से हमारे पास W1 आ जाएगा 4e⁻x -24 इंटू -5.746 इंटू e⁻5x। इसको आप मज़ीद यहाँ पे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एंड में भी कर सकते हैं। मैं इसको एंड में ही करूँगा। W2 होता है, पहले कॉलम में हमारे पास y1 प्राइम y1 डबल प्राइम, दूसरे कॉलम में 0 0 और एफ ऑफ एक्स, तीसरे कॉलम में y3 प्राइम और y3 डबल प्राइम। अभी आप बताया था एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वेशन, जो मेन इक्वेशन है उसमें जो राइट साइड पे लिखा वो है कि 4e⁻x -24। बाकी सारी वैल्यूज़ हमें पता है, वो सारी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। अब आप इसको कॉलम 1 के थ्रू भी एक्सपेंड कर सकते हैं, कॉलम 2 के थ्रू भी एक्सपेंड कर सकते हैं। मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ कॉलम 2 के अकॉर्डिंग, और कॉलम 2 के अकॉर्डिंग जानबूझ के कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे इसमें साथ माइनस भी आना है। माइनस क्यों आना है, ये देखें कि ये जो एंट्री है ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम उसमें मौजूद है। थर्ड रो और सेकंड कॉलम है तो 3 + 2 आपके पास 5 आता है। तो जब पावर आपके पास ऑड आ रही हो तो आपने नेगेटिव लिखना है, और अगर पावर इवन आ रही हो तो आपके पास नेगेटिव नहीं आएगा बल्कि पॉजिटिव ही रहेगा। आपकी मर्जी है जिसके थ्रू मर्जी एक्सपेंड करें। तो W2 हमारे पास बन रहा है 4e⁻x -24 इंटू 0.373 इंटू e⁻0.373x। इसी तरह अब हम W3 फाइंड करते हैं। तो उसमें पहले कॉलम में y1 प्राइम और y1 डबल प्राइम आता है, दूसरे कॉलम में y2 प्राइम y2 डबल प्राइम आता है, तीसरे कॉलम में आता है 0 0 एफ ऑफ एक्स। सारी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। अब इसको आप कॉलम 3 के अराउंड भी एक्सपेंड कर सकते हैं और कॉलम C1 यानी कि फर्स्ट कॉलम के अराउंड भी। तो इसको मैं फर्स्ट कॉलम के अराउंड कर रहा हूँ। हमारे पास W3 आ रहा है 4e⁻x -24 इंटू 5.373 e⁻5.373x। अब W भी आ गया, W1 भी आ गया, W2 भी और W3 भी। अब हम U1 प्राइम, U2 प्राइम और U3 प्राइम इन तीनों की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो U1 प्राइम होता है W1/W, U2 प्राइम होता है W2/W और U3 प्राइम होता है W3/W। तो W पता है, सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। U1 प्राइम आ जाएगा 2e⁻x + 12। तो U1 प्राइम है ज़ाहिर है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो U1 आ जाएगा। इंटीग्रेट करने से हमारे पास U1 आ रहा है -2e⁻x + 12x। इसी तरह U2 प्राइम होता है W2/W, W2 की वैल्यू भी पुट कर दी, W की वैल्यू भी पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई करवाया, ये आ गया 0.13e⁻, -6.373x -0.78e⁻5.373x। तो U2 प्राइम को जब इंटीग्रेट करेंगे हमें U2 मिल जाएगा। U2 हमारे पास आ जाएगा, पॉइंट सिंप्लीफाई कराया तो U2 आ गया -0.828 e⁻6.373x + 4.2 e⁻5.373x। अब U3 प्राइम फाइंड करते हैं। वो क्या होता है जी, W3 डिवाइडेड बाई W। W3 की वैल्यू भी पुट कर दी, W की वैल्यू भी पुट कर दी। U3 प्राइम आ गया 1.9 e⁻1.373x -11.2 इंटू e⁻0.373x। इंटीग्रेट किया तो U3 आ गया 2.6 e⁻1.373x -4.1 e⁻0.373x। अब YP हमारे पास होता है U1 y1 + U2 y2 + U3 y3। ये सारी वैल्यूज़ हमें पता है। U1 की वैल्यू पुट कर दी, y1 की पुट कर दी, इसी तरह U2 y2 की, U3 y3 की इसकी वैल्यू पुट की। इसको मल्टीप्लाई करा के थोड़ा सिंप्लीफाई करवा लिया। सिंप्लीफिकेशन के बाद YP आ गया 2.6 e⁻x -2.828 e⁻x + 12x + 0.1। अब जनरल सोल्यूशन होता है YC + YP। YC जो पहले हमने फाइंड किया होता लिख लिया, YP भी लिख लिया। अब इसमें ये दो टर्म्स जो हैं वो कांस्टेंट्स हैं, लादा पड़े हुए C1 और 0.1। तो इन दोनों का आप एक ही कांस्टेंट का नाम देते हैं, इन दोनों को आप C4 लिख दें। बाकी आपका आ जाएगा +C2e⁻5.373x
plus c3 e raised to power minus 0.373x plus 2.6 e raised to power x minus 2.828 e raised to power minus x plus 12x.